बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे और आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एसपी महादेवा क्लास में। बेटा हमें समांतर चंद्र प्रकाश समूह क्या कहते हैं हम लोग? समांतर प्रकाश पुंज। अच्छा समझिएगा, थोड़ा समझिएगा। इनका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपका ये हो गया, पहले अब सारी की बात करें। किसी एक बिंदु से आ रही है बेटा, मान लो थोड़ी देर के लिए रात का समय है और एक लाइट जल रही है कहीं पर दूर, बहुत दूर नहीं, फिर एक लाइट जल रही है इस प्रकार से, है ना। एक लाइट यहां जल रही है, किरणें चारों दिशा में निकल रही है और आप यहां पर खड़े हो, एक इंसान यहां खड़ा है। अब ये एक बिंदु से किरणें निकली बेटा, समझना। आप यहां खड़े हो, तीन लोग एक ही दिशा में खड़े हो, बेटा समझना मेरी बात। यहां से किरणें निकली, देखो इस बिंदु से किरणें निकली, यहां निकली, इस बिंदु से किरणें चारों दिशाओं में जाएंगी, इस बिंदु से किरणें चारों दिशाओं में यहां जाएंगे, यहां भी जाएंगे, इसके पास जाएंगे, इसके पास जाएंगे, आपके पास भी आएंगे, आपके दोस्त के पास भी आएंगे, आपके दूसरे दोस्त के पास भी आएंगे। इस बिंदु से किरणें इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी। तो बेटा ये वाली किरणें क्या होंगी? अपसारी प्रकाश पुंज हुआ। ये सारी किरणें जो है, इन किरणों के समूह क्या बोलेंगे ना? अपसारी प्रकाश पुंज बोलेंगे। अब बात करते हैं अभिसारी की बेटा। अभिसारी की बात करते हैं, किसी एक बिंदु पर आकर मिलती प्रतीत हो। थोड़ा समझना मेरी बात, समझना बेटा थोड़ा। मान लो यहाँ पर क्या है, किसी निमंत्रण में आप लोग गए थे, किसी निमंत्रण में गए आप। अब निमंत्रण में गए बेटा, मान लो निमंत्रण में स्टॉल में लगा हुआ रसगुल्ला, क्या लगा हुआ? रसगुल्ला। पानी तो आ गया होगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं, मौका मिलेगा तो खाएंगे, ठीक है। तो बेटा समझिए कि स्टॉल में वहां पर स्टॉल पर क्या है, रसगुल्ला भी लगा हुआ था। अब हुआ क्या, चाहो वहां लाइट तो जल रही थी। अब आपकी नजर उस रसगुल्ले पर गई, एक रसगुल्ला बचा था, उस एक रसगुल्ले पर गई। अब क्या आपकी ही नजर होगा, आपके जैसे रसगुल्ला खाने वाले बहुत लोग। बेटा लाइटें जल रही थी, समझना, लाइटें जल रही थी, यहां भी लाइट जल रही थी, मान लो यहां भी एक लाइट जल रही थी, यहां भी एक लाइट जल रही थी, यहां भी एक लाइट जल रही थी। भाई निमंत्रण में बहुत सारी लाइट जलती है, तो बेटा इस रसगुल्ले पर यहां से भी लाइट आ रही है, यहां से भी लाइट आ रही है, यहां से भी लाइट आ रही है, यहां से भी लाइट आ रही है ना, कि यहां भी लाइट, यहां से भी लाइट आ रही है। तो बेटा समझना, यहां पर जो सारी किरणें आकर एक बिंदु पर मिल रही है, तो ये किरणें क्या है आपकी? अभिसारी प्रकाश पुंज है। अभिसारी प्रकाश, सारी किरणें एक बिंदु पर आकर मिल रही हैं, बेटा आपको क्या है? अभिसारी प्रकाश पुंज। और समांतर प्रकाश पुंज बेटा आपको जानते हो, समांतर प्रकाश पुंज तो कहीं नहीं मिलती है आपकी, ठीक है। बातें क्लियर है? बहुत ज्यादा टाइम इस पे देने की आवश्यकता नहीं बेटा आप लोगों को, बस हल्का समझते चलना है। आज आपका पूरा इंट्रोडक्शन है, आपका पूरा जो आपका लाइट का बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा, बेसिक पूरा जानकारी आपको दी जाएगी आज, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं बेटा। हमारा रे हो गया, प्रकाश हो गया, प्रकाश पुंज हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं बेटा, हम लोग बात करते हैं प्रतिबिंब की। इसकी बात करते हैं प्रतिबिंब। बेटा आप लोग सुबह नहा धोकर खा पी कर बड़े सस्ते समझते हो, कंघी उंघी करते हो स्कूल जाने के लिए, या कुछ लोग तो इंतजार करने के लिए, है ना। तो इंतजार जो करने वाले हैं वो इंतजार करें, और जो पढ़ने वाले हैं पढ़ाई करें। चलिए हम पढ़ाई करते हैं बेटा। आप लोग जो सुबह भाई सुबह जाते हो, कंघी करते हो, तो उसमें आपको क्या दिखता है? क्या देखते हो? आप अपना प्रतिबिंब देखते हो ना, प्रतिबिंब। बेटा हम उसी प्रतिबिंब की चर्चा करने चल रहे हैं, उसी इमेज की चर्चा करने चल रहे हैं कि व्हाट इज द इमेज, प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब, इमेज की चर्चा करते हैं। इमेज, प्रतिबिंब क्या है ना। तो प्रतिबिंब क्या है इसको समझते हैं। आइए समझते हैं कि प्रतिबिंब है क्या, आपका इमेज है क्या। चलिए आगे चर्चा करते हैं। अच्छा बेटा इमेज, चलिए कोई बात नहीं, प्रतिबिंब जानने की कोशिश करते हैं प्रतिबिंब है क्या बेटा। तो देखिए समझिएगा, थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। बेटा आप जब दर्पण कभी देखते हो तो दर्पण में क्या दिखता है? आपको आपके जैसा इंसान दिखता है, आपको आपके जैसा इंसान दिखता है, हूबहू आपकी जैसी आकृति उसमें दिखाई पड़ती है ना, हूबहू आपके आकृति दिखाई पड़ती है। कोई सोचा है कि वो थोड़ा चमकदार कलर होता है आपका, उसमें दिखाई पड़ता है भाई। आप चाहे जिस चमकदार कलर में देखिए बेटा, हूबहू आपके जैसे ही आकृति बनती है वहां पर। भाई किसी भी वस्तु
को अगर किसी चमकदार तल के सामने आप लाते हो तो उसी के जैसी एक आकृति उसके अंदर बन जाती है। तो बेटा वही वास्तविकता प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? वही प्रतिबिंब होता है। यानी कह सकते हो कि किसी भी वस्तु का, कैसे छोड़ो उसको, कि किसी चमकदार या चिकने तल में बनने वाली वस्तु की आकृति बेटा किसी, क्या मैंने बोला समझना, पूरी बात समझने की कोशिश करना बेटा, किसी चिकने व चमकदार तल में बनने वाली वस्तु की आकृति, किसी चिकने व चमकदार तल में बनने वाली वस्तु की आकृति उस वस्तु का प्रतिबिंब, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। समझ में आया क्या होता है प्रतिबिंब? किसी चिकने व चमकदार तल में बनने वाली वस्तु की आकृति उस वस्तु का क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। बेटा समझना, कोई भी चिकना चमकदार तल हो, कोई भी चिकना चमकदार तल हो, तो उस चिकने चमकदार तल में कोई भी वस्तु के सामने रखी जाए उसकी एक आकृति दिखाई पड़ती है, तो वही आकृति बेटा क्या होता है? उसका प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। बात क्लियर है? तो बेटा लेकिन बात यह है, देखा गया कभी कभी प्रतिबिंब आपको उल्टा दिखाई पड़ता है, कभी सीधा। बेटा आश्चर्य तो तब हुआ कि जब ये देखा गया कभी कभी प्रतिबिंब आपको उल्टा दिखाई पड़ता है, कभी सीधा। तो बोला गया ये कहां से? लोगों को लगा कि कहीं भूत प्रेत आत्मा इसके अंदर दस आ गई है कि भाई कभी उल्टा दिखा सीधा दिख रहा है। तो बेटा नहीं, जब साइंस आगे बढ़ा, साइंस प्रोग्रेस में आया आगे, और तो बेटा क्या हुआ कि ये मालूम चला कि आपका प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है? कौन कौन सा? एक होता है बेटा आभासी प्रतिबिंब। क्या होता है? एक होता है आभासी प्रतिबिंब, और बेटा दूसरा आपका होता है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब पहला बेटा आपका आभासी प्रतिबिंब, दूसरा होता है वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को आप लोग बोलते हैं वर्चुअल। एक बात आप बहुत विशेष ध्यान देना बेटा, अगर आप फिजिक्स मुझसे पढ़ रहे हो तो इंग्लिश पे बहुत विशेष जोर देना। इंग्लिश बहुत जरूरी है, हर आपके पॉइंट्स की इंग्लिश जानकारी को लेना बहुत जरूरी है बेटा। तो वर्चुअल इमेज बेटा, वास्तविक प्रतिबिंब को बोलते हैं रियल इमेज। ठीक बेटा, तो आपका वर्चुअल इमेज और रियल इमेज दो प्रकार की इमेज बेटा हैं। इन दोनों के बारे में समझते हैं कि आभासी प्रतिबिंब होता क्या है, और आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं, है ना? तो समझते बेटा। चलिए आभासी प्रतिबिंब पूरा एक डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम से आपको क्लियर करते हैं बेटा क्या होता है। थोड़ा हम डायग्राम लेते हैं एक दर्पण का, जो दर्पण आप घर में यूज करते हो अपने आप को देखने के लिए, संवरने के लिए, तो उसी दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो देखिए क्या उस दर्पण को लेते हैं, उसी दर्पण से हम क्लियर करते हैं। तो आप बेटा जो दर्पण घरों में यूज करते हो, कौन दर्पण होता है? वो प्लेन मिरर। कौन सा होता है? प्लेन मिरर होता है कि नहीं? प्लेन मिरर। सोचिए आप उसके सामने खड़े हो गए। किसके सामने? अरे भाई दर्पण के सामने, किसी और सामने नहीं। अब दर्पण के सामने खड़े हो गए। अब दर्पण के सामने खड़े हुए तो आश्चर्य तो होना नहीं चाहिए आपको कि आपको जैसा कि इंसान दिखेगा उसके अंदर, है ना? तो बेटा बिल्कुल होता क्या है, घटनाएं क्या घटती हैं? होता क्या है बेटा, आपके हेड से मान लो किरण निकली, आपके हेड से क्या हुआ? किरण निकली। अब बेटा आप जानते हो परावर्तन तो होगा ही, परावर्तन तो होगा ही। तो यहां से किरणें क्या होती है? परावर्तित हो जाती है। बेटा अभी आपको परावर्तन इसके बाद जस्ट बताता हूं, इसके बाद जस्ट खत्म होने के बाद परावर्तन सिखाएंगे हम क्या होता है परावर्तन। ठीक है, अभी समझिए कि बेटा जब किरण गई तो ये परावर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। इस प्रकार से इस दिशा में आपकी चली जाती है आपकी। ठीक है, अब बेटा यहां से मान लो आपके लोअर पॉइंट से किरणें गई, अब ये भी क्या होगी? परावर्तित हो जाती है। क्योंकि बेटा ये क्या होता है आपका पारदर्शी माध्यम नहीं होता है। तो आप जानते हो कि प्रकाश हर पारदर्शी माध्यम में चल सकता है, मैंने बताया था आपको प्रकाश गुण के बारे में, लेकिन आपको पारदर्शी माध्यम नहीं होता। जब पारदर्शी माध्यम नहीं है तो प्रकाश परावर्तित होती है।
प्रकाश परावर्तित हो जाएगी तो ये प्रकाश इधर गई बेटा, ये प्रकाश इधर गई। प्रकाश क्या हो रही है, किरणें क्या हो रही है, डाइवर्स हो रही है, कन्वर्स नहीं हो रही है, डाइवर्स हो रही है बेटा। प्रकाश एक दूसरे दूर जा रही है। अब मैंने आपको बताया बेटा कि प्रतिबिंब तभी, आप बताया क्या, आप जानते भी हो, प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरणों को एक बिंदु पर काटना जरूरी है। तो बेटा किरणें काट रही बेटा, किरणें काट ही नहीं। जब किरणें नहीं काट रही हैं तो बेटा क्या करते हैं, इनको क्या करते हैं, पीछे बढ़ाते हैं, इनको करते हैं पीछे बढ़ाते हैं बेटा। जब इनको पीछे बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि इस बिंदु पर किरणें काट दे रही हैं, इस बिंदु पर किरणें काट दे रही हैं। हमें महसूस होता है ऐसा, हमें महसूस होता है ऐसा, जो भी आप देख रहे हो यहाँ पर जो इंसान बैठा है उसे महसूस होता है ऐसा कि यहाँ से किरणें आ रही हैं हमारी आंखों में और हमें दिखाई दे रहा है, और हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन वास्तविकता में क्या हो रहा होता है बेटा, वास्तविकता में ये हो रहा होता है कि यहाँ से किरणें गई और ये परावर्तित हुई इस प्रकार से, और ये किरणें जब पीछे बढ़ाया हमने यहाँ पर काटी तो इस बिंदु पर इनको क्या होता है, अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा होता है। क्योंकि बेटा जहां पर प्रकाश किरणें काटेंगी प्रतिबिंब वही बनता है, और प्रतिबिंब बनने के लिए आपको किरणों का काटना आवश्यक है ना। तो बेटा यहाँ पर किरणें तो काटेंगे नहीं परावर्तित होने के बाद, ये तो डाइवर्स हो जा रही है आपकी, एक दूसरे दूर जा रही है, एक दूसरे दूर जा रही है, तो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। अब बेटा नहीं काटेगी तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, लेकिन प्रतिबिंब दिख रहा है आपको, प्रतिबिंब दिख रहा है इसके अंदर। इसका मतलब हमारे दिमाग ने, हमारे माइंड ने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई कि इन किरणों को पीछे बढ़ाएंगे तो इसी बिंदु पर जहां पर प्रतिबिंब बन रहा है वहीं पर वो काटती हुई प्रतीत होंगी, मतलब वहीं पर हमें प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। मतलब यह है कि अगर वास्तव में किरणें न काटे तो कहीं ना कहीं काटती हुई प्रतीत भी हो सकती है, और वहां पर जहां काटती प्रतीत होंगी उस बिंदु पर एक प्रतिबिंब आपको दिखाई पड़ेगा। क्या होगा, एक उस बिंदु पर क्या होगा बेटा, आपको प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले मैं जो डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ वो आभासी प्रतिबिंब को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। अब मेरी बात समझना, आभासी प्रतिबिंब मतलब जो आभास हो रहा हो, हमें प्रतीत हो रहा होगा वहां पर प्रतिबिंब बन रहा होगा, वहां पर किरणें काट रही होंगी, है ना बेटा। और आप दर्पण में जब देखते हो तो दर्पण में प्रतिबिंब आपको उल्टा दिखता है, सीधा दिखता है बेटा। दर्पण में आपको प्रतिबिंब उल्टा दिखता है, सीधा सीधा दिखता है। कैसा, सीधा दिखता है, ठीक है। आपको प्रतिबिंब सीधा दिखता है बेटा उसमें। अगर प्रतिबिंब सीधा दिख रहा है तो मतलब ये है ये दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बन रहा है। हमारा दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बन रहा है, ये हमें बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, बन नहीं रहा है बेटा, बनता हुआ प्रतीत हो रहा है उस बिंदु पर। यानी कह सकते हैं ये प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा और सबसे सीधा बन रहा है ना। तो बेटा इसको डिफाइन करना होगा, अगर हमें परिभाषित करना होगा आभासी प्रतिबिंब क्या है तो क्या बोलेंगे, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में नहीं काटती हैं, काटती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक बेटा, क्या बोलेंगे कि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में न काटकर बल्कि काटती हुई प्रतीत हो रही हो, यानी कह सकते हैं जिस बिंदु पर वास्तव में काटकर काटती हुई प्रतीत हो रही हो तो उस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होता है, वर्चुअल इमेज होता है। ठीक बेटा, समझे, वर्चुअल इमेज, वास्तविक रियल इमेज की बात करते हैं। तो बेटा समझो, अगर यहाँ से किरणें मान लो आप इस प्रकार गई होगी, इस प्रकार गई होती, इस प्रकार गई होती और वो जाके यहाँ पर काट दी होती आपको इस प्रकार से ऐसे। तो बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक दोनों किरणें काट रही परावर्तन पश्चात, परावर्तन पश्चात दोनों किरणें यहाँ पर काट रही हैं। अगर यहाँ पर काट रहे बेटा अब प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा, अब प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा। तो आपको बताया था मैं कि क्या देखा गया, प्रतिबिंब आपको दो प्रकार के मिल रहे थे, कभी कभी उल्टा मिल रहा था, कभी सीधा मिल रहा था। तो बेटा यहाँ से समझना, उल्टा कब मिल रहा था, जब किरणें वास्तव में काट रही थी दूसरे को, जब किरणें वास्तव में देखो परावर्तन के पश्चात दोनों किरणें वास्तव में काट रही हैं, जब किरणें वास्तव में काट रही थी बेटा तो यहाँ पर आपको प्रतिबिंब जो मिला वो क्या मिला, वास्तविक प्रतिबिंब मिला, और वो उल्टा मिला। कैसा मिला, उल्टा प्रतिबिंब मिला ऐसा। और यहाँ बेटा वो सीधा प्रतिबिंब मिला था। कैसे मिला था, सीधा प्रतिबिंब आपको यहाँ पर मिला था। ठीक है, तो बेटा क्या बोलेंगे, डिफिनीशन कैसे देंगे, कि दोनों को डिफिनीशन कैसे देंगे, पहले इसकी देते हैं। किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात यदि किसी बिंदु पर वास्तव में काटती हैं तो उस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है बेटा, है ना। क्या होता है, उस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और बेटा एक बात समझना, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। कैसा होता है, सदैव उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा प्राप्त होता है। दूसरी बात यह है बेटा इसमें कि इस वाले प्रतिबिंब को अगर इनके बीच में पर्दा लगा दिया जाए तो पर्दे पर आप प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर आप उसको प्राप्त कर सकते हो।
है ना। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है बेटा, और वास्तविक प्रतिबिंब आपका उल्टा होता है। बात करते हैं आभासी प्रतिबिंब की, तो आभासी प्रतिबिंब क्या होता है बेटा आपका, कह सकते हैं किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें, कहां से, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में न काटकर जिस बिंदु पर काटते ही प्रतीत हो, उस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज होता है। बेटा याद रखना, यहाँ पर ये दर्पण के अंदर बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, दर्पण के अंदर, ये बताओ दर्पण के अंदर का 2-4-10 किलोमीटर की दूरी है, नहीं बेटा, पतला सा दर्पण है, उसके अंदर बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, उसके अंदर बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, ठीक है। तो बात समझना कि अब उसके पीछे चाहे पर्दा लगाओ चाहे जो लगा दो बेटा, वो हम पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो दर्पण के अंदर बन रहा है, दर्पण के अंदर। तो अंदर तो पर्दा लेकर जा नहीं सकते, अंदर पर्दा लेकर जा नहीं सकते आप लोग, तो क्या होगा, इसको पर्दे प्राप्त नहीं कर सकते। राइट बेटा, क्लियर है सब चीजें आपको, क्लियर एकदम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बेटा, आप इमेज समझ गए होंगे, प्रतिबिंब क्या है समझ गए होंगे, है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आते हैं हम बात करते हैं परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक प्रकाश का परावर्तन, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सिलेबस में आपके है भी बेटा, क्लास 12 के सिलेबस में आपका प्रकाश का परावर्तन है भी। तो एक पहले प्रकाश का परावर्तन समझते हैं क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन बेटा, प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बेटा समझिएगा, हम एक चमकदार चिकना तल लेते हैं, चमकदार या चिकना तल लेते हैं। इस चमकदार या चिकने तल, जब बेटा चमकदार चिकने तल पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है, जब किसी चमकदार चिकने तल पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है, तो आपतित होने के पश्चात बेटा अगर वो उसी माध्यम में लौट जाए, जिस माध्यम से आई होती है उसी माध्यम में वापस लौट जाए, तो इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, है ना। क्या कहते हैं, इस घटना का बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। मैंने क्या बोला बेटा कि जब किसी चिकने व चमकदार तल पर प्रकाश किरणें आपतित होती हैं, तो आपतित होने के पश्चात वो उसी दिशा में, उसी माध्यम, जिस माध्यम में आया होता है, जिस माध्यम से आया होता है उसी माध्यम में वापस लौट जाए, तो इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो सिंपल सी अगर इसको परिभाषित करना होगा तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे जब कोई प्रकाश किरण, है ना, बोल सकते हैं कि यदि कोई प्रकाश किरण किसी चिकने व चमकदार तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। क्या बोले बेटा, समझना आराम से, जब कोई प्रकाश किरण, या बोल सकते हैं यदि कोई प्रकाश किरण किसी चिकने व चमकदार तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है ना। तो बेटा क्या मैंने बोला कि किसी सॉरी बेटा, किसी प्रकाश किरण का चिकने व चमकदार, चिकने व चमकदार तल से टकराकर, चिकने व चमकदार तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में, पुनः उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना, वापस लौटने की घटना, किसी प्रकाश किरण का चिकने व चमकदार तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या होता है बेटा, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। समझना क्या बोला कि किसी प्रकाश किरण का किसी चिकने व चमकदार तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या बातें समझ आए बेटा, ठीक है, समझ में आगे देखते हैं। चलिए आगे समझते हैं कि बेटा जो प्रकाश किरणें आ रही है, जो प्रकाश किरणें आ रही है, इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण।
अच्छा, आपको आपतित किरण की डिफिनेशन देना हो तो क्या दोगे बेटा? नहीं, तल पर आने वाली प्रकाश की किरणें आपतित किरणें कहलाती है ना, आपतित किरण। बेटा इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। अब बेटा बात समझना, ए बिंदु जो आपका होता है, ये जिस बिंदु पर आपके तल के जिस बिंदु पर आपतित हो रही है, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। अब बेटा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु से तल के लंबवत खींची हुई रेखा है, आपतन बिंदु से तल के लंबवत जो रेखा होती है उसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। इसको आप बेटा यन से डिनोट करते हो। किससे? यन से डिनोट करते हैं। ठीक बेटा, इसके बाद देखो, ये अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को बेटा हम बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन। एक सेकंड, आपतन कोण, आपतन कोण बेटा जिसको लिखा जाता है स्मॉल आई से, इसे लिखते हैं स्मॉल आई से। बेटा इनके बीच कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को हम बोलते हैं परावर्तित कोण, परावर्तित कोण, जिसको बेटा स्मॉल आर से लिखा जाता है। किससे? स्मॉल आर से। ठीक बेटा, इसको परावर्तक तल, परावर्तक तल या बेटा इसी को सीमा पृष्ठ भी कहा जाता है, सीमा पृष्ठ। ठीक है, क्या कहते हैं? सीमा पृष्ठ भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, समझ आने बात। हमने कहा बेटा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन ने समझा आपको बेटा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश, किसी प्रकाश का, किसी प्रकाश किरणों का किसी चिकने व चमकदार तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब बेटा उसके बाद इसके बारे में एक छोटी जानकारी। ठीक है, तो बेटा चलिए इसके बाद हम आगे नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। प्रकाश का परावर्तन के बाद प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम बेटा, प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन कौन से होते हैं इसको जानकारी, इसकी जानकारी लेते हैं। तुम जाते हैं बेटा, इसको नोट कर लीजिएगा, पॉज करके इसको आप लोग। प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो बेटा प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं बेटा। पहला नियम आपका है कि आपतित किरण, समझना बेटा, आपतित किरण आपतन आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होती, तीनों एक ही तल में होती है। पहला नियम है, क्या नियम है पहला? हमने समझाया कुछ देर पहले कि बेटा ये मान लीजिए आपका एक तल है, चिकना और चमकदार तल बेटा आपका। इस तल में जब कोई प्रकाश में आपतित हुई उसके बाद परावर्तित हुई। ठीक है, तो देखो यहाँ बेटा समझना, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और यहाँ पर अभिलंब, यहाँ पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में। अब तीनों एक ही तल का मतलब क्या बेटा समझना, तीनों एक ही तल में होने का मतलब क्या? क्या इस तल में समझ लो, इस तल में ना, बिल्कुल नहीं, इस तल में बिल्कुल नहीं बेटा। अब मेरी बात समझो, ये प्रकाश किरण, ध्यान देना, यहाँ पर आपका मैं एक डायग्राम मैं कोशिश कर रहा हूँ इस पर, ये देखो समझिए, तो समझिएगा आप लोग। ये देख पा रहे हैं आप लोग? ये बेटा ये प्रकाश किरण आई, ये प्रकाश किरण आई, प्रकाश किरण आई बेटा, इधर परावर्तित हो गई, और ये अभिलंब,
तो बेटा ये तीनों एक ही तल में होने का मतलब इस तल में नहीं, ये इस तल में बेटा, इस तल की बात कर रहा है, ये जो तल है आपका, है ना, ये जो यहाँ तल बन रहा है बेटा आपका, ये वाला तल इस तल में, तीनों एक ही तल में होंगे, यही बात कर रहा है आपका, यानी ये इस वाले तल की बात कर रहा है बेटा आपका, इस वाले तल की, ये जो आपको तल दिख रहा है ना ऐसा, इस वाले तल की बात कर रहा है, ना कि आपको इस वाले तल की बात कर रहा है, इस वाले तल की नहीं बात कर रहा है बेटा, समझे ना। आपतित किरण, आपतन बिंदु, पराविलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होने का मतलब है ये वाला तल नहीं, ये वाला तल, ये वाला, ठीक है, आगे क्लियर है, ये वाला तल क्लियर हो, क्लियर ना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इसमें सेकंड जो नियम था इसमें, सेकंड नियम ये था कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। फिर हमने क्या बताया, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण I इक्वल टू कोण R, ये कोण I है आपका और ये कोण R है ना, ये बराबर होगा, समझा बेटा। ये आपका प्रकाश परावर्तन नियम में क्या हुआ, पहला नियम क्या था, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम बेटा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। एक बात समझना है बेटा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दुनिया में चाहे जहां परावर्तन होगा बेटा, चाहे जिस जगह परावर्तन होगा, परावर्तन जहां भी होगा बेटा वहां पर आपका आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होंगे। वो किसी भी आकृति का वस्तु हो, किसी प्रकार का वस्तु हो, किसी भी साइज की आकृति, किसी भी साइज का, किसी भी आकृति का आपका वस्तु बेटा, उसमें अगर परावर्तन हो रहा है तो इन दोनों नियमों का पालन अवश्य भावी है, मतलब वहां पर इन दोनों नियमों का पालन अवश्य होगा, है ना, इन दोनों नियमों का पालन अवश्य होगा, ठीक है। अच्छा एक बात समझना, चलिए ये बात करते हैं। इसके बाद एक केस से बनता है, स्पेशल केस, इंसिडेंट रेशियो, यानी कह सकते हैं जब प्रकाश किरण तल के लंबवत आपतित हो। अब समझना बेटा मैंने क्या बोला, जब प्रकाश किरण तल के क्या हो, लंबवत आपतित हो। अगर प्रकाश किरण तल के लंबवत आपतित होगी बेटा तो पूरी बातें यहां से समझना। अब यहां पर मैं एक डायग्राम बनाता हूं। जब प्रकाश किरण तल के लंबवत आपतित होगी, मान लो ये आपका एक चमकदार तल है बेटा, चिकना चमकदार तल आपका पृष्ठ है, इस पर एक प्रकाश किरण आ रही है, यह प्रकाश किरण आपतित बेटा, प्रकाश किरण आई। अब प्रकाश किरण आई तो बेटा आपतन बिंदु पर अभिलंब खींचोगे, आपतन बिंदु ये, आपतन बिंदु पर अभिलंब खींचोगे तो अभिलंब भी आपको यही मिलने वाला है, अभिलंब भी आपको यही मिलने वाला है, नहीं, अभिलंब आपको खींच दे बेटा। अब समझना, अभिलंब और आपतित किरण एक दूसरे पर ओवरलैप कर गई, मतलब अभिलंब और आपतन कोण के बीच का कोण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण कितना बेटा, 0। अगर एक दूसरे पर ओवरलैप कर दे अभिलंब और आपतित किरण, मतलब उनके बीच का कोण 0 होगा। उनके बीच का कोण बेटा अगर 0 हो गया तो हम कह सकते हैं कि, समझना मेरी बात कि अगर आपतित किरण अभिलंब के साथ में 0 अंश का कोण बनाते हुए आ रही है तो 0 अंश का कोण बनाते हुए जाएगी। मेरी बात क्लियर समझना बेटा, क्लियर रूप से समझना। जब कोई प्रकाश की किरण तल पर लंबवत आपतित होती है तो अभिलंब और आपतित किरण एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं, जिससे आपतित किरण का अभिलंब के साथ बनने वाला कोण 0 होता है। अगर आपतन कोण 0 है तो परावर्तन कोण भी 0 होना चाहिए इस नियम के अनुसार। बेटा अगर आपतन कोण 0 है तो इस नियम के अनुसार परावर्तन कोण भी 0 होना चाहिए। अब इसका मतलब यह है, अगर वो अभिलंब के साथ में 0 अंश कोण बनाते हुए आ रही है तो 0 अंश कोण बनाते हुए जाएगी, 0 अंश कोण बनाते हुए जाएगी। अब बच्चों क्लियर है, समझ में आया? अभिलंब समझ में आया इसमें, ठीक है। एक बात समझिएगा, अगर बेटा मैं थोड़ा स्फेरिकल कोई
साइज लेता हूँ, स्फेरिकल आकृति लेता हूँ, मैं आपको कोई गोली आकृति लेता हूँ, उस गोली आकृति में कैसे हम उसका अभिलंब बनाए उसको देखते हैं। आप समझो बेटा, कोई आपका, इसको आप समझ पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। समझिए, अगर कोई गोली आकृति ले लिया जाए तो उसमें परावर्तन कैसे होगा। अब उसमें परावर्तन कैसे होगा, मान लीजिए बेटा कि आपका कोई गोली आकृति ये है, ये कोई गोली आकृति है आपका, इसमें कोई प्रकाश किरण मान लीजिए आपका ऐसे आपतित हुई, कोई प्रकाश किरण ऐसे आपतित हुई। अब बात ये आता है इसमें परावर्तन कैसे होगा। अब परावर्तन होने के लिए पहले बेटा इस जिस बिंदु पर आपतन बिंदु पर अभिलंब खींचना है हमें, तो आपतन बिंदु पर अभिलंब खींचने के लिए यहाँ पर एक क्या खींचना पड़ेगा, एक स्पर्शी खींचेंगे। स्पर्शी खींचेंगे तो इस तल के लंबवत अभिलंब खींचेंगे, उसके बाद है ना बेटा क्या खींचेंगे, अभिलंब। एक बात और ध्यान देना है कि कोई भी गोली आकृति है, चाहे वृत्त हो चाहे वो गोला हो बेटा, उस गोले और वृत्त के किसी बिंदु पर अगर आप अभिलंब खींचते हो, लंब खींचते हो, तो वो सदैव वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। कहाँ से, वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। कहाँ से जाएगा, वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। तो मतलब यहाँ कहीं वृत्त का केंद्र होगा बेटा, तो वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। एक बात आपको हमेशा ध्यान देना है कि कोई गोली आकृति में अगर आपको अभिलंब खींचना है तो अभिलंब वृत्त के केंद्र से होकर ही जाएगा। दिमाग में बैठा लो इसको, माइंड में बैठा लो बेटा। एक बात और समझना है इसको कि एक प्रमेय आप पढ़े होगे क्लास 9th या 10th में पढ़े होगे कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्शी पर सदैव लंब होती है। वृत्त की त्रिज्या, ये बेटा आपको मान लो वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या यहाँ हम स्पर्शी खींच रहे हैं, स्पर्शी, तो वृत्त की त्रिज्या स्पर्शी पर सदैव लंब होती है बेटा। वृत्त की त्रिज्या स्पर्शी पर सदैव लंब होती है, तो इस बिंदु पर लंब जो होगा वो त्रिज्या होगी, मतलब कहाँ से हो जाएगा, केंद्र से हो जाएगा। वही बात यहाँ पर ही बेटा कि इस बिंदु पर जो लंब होगी वो त्रिज्या होगी, और त्रिज्या लंब होगी, त्रिज्या को आगे बढ़ाने पर वो लंब आपको ही आएगी, है ना बेटा। तो वृत्त की त्रिज्या सदैव स्पर्शी पर लंब होती है, ठीक है। तो बेटा यानी कहने का मतलब है किसी भी स्फेरिकल शेप में अगर कोई आकृति है, स्फेरिकल टाइप का कोई आपका मिरर है या फिर ऑब्जेक्ट है, तो उसमें अगर बेटा अगर आप परावर्तन का केस अप्लाई करते हो तो अभिलंब जब ड्रा करोगे बेटा, अभिलंब वृत्त के या स्फेरिकल आकृति के केंद्र से हो जाएगा, उसके सेंटर से हो जाएगा, ठीक है। ये बातें क्लियर है। तो यहाँ इसके बाद परावर्तन आपको जो भी करना है कर सकते हो, ये आपका अभिलंब नॉर्मल होगा, ठीक है। इतना ध्यान देना आपको कि गोली आकृति में परावर्तन की घटना अगर आपको घटित हो रही है बेटा, तो अभिलंब जो होगा, अभिलंब जो खींचोगे आपतन बिंदु पर, वो वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा, वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। बातें क्लियर है, समझ में बातें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बेटा, इसमें आगे आते हैं, बात करते हैं हम अब मिरर की। बेटा अब दर्पण की बात करने वाले हम लोग, क्या बात करने वाले हैं, दर्पण की। चलिए दर्पण की चर्चा करते हैं इसमें। बेटा ये आपका आज इंट्रोडक्शन है, ओनली इंट्रोडक्शन सुनना है के लिए आपको, है ना, मजा आएगा। तो देखिए बेटा इसके बाद आपका मिरर आता है दर्पण। दर्पण, मिरर, मिरर